हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम मानव कर्ण की संरचना पढ़ने वाले हैं। मानव का जो कान है उसकी संरचना पढ़ने वाले हैं। मानव का जो कान होता है या जो कर्ण होता है उसके दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला इसका महत्वपूर्ण कार्य है सुनना और दूसरा है संतुलन बनाना। हमारे शरीर का संतुलन बनाना और सुनना, इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें जो प्राथमिक कार्य है वो है संतुलन बनाना। प्राथमिक कार्य मानव कर्ण का है वो है संतुलन बनाना। ध्यान रखना। देखो, मानव का जो कर्ण है उसको अध्ययन की दृष्टि से समझने के लिए उसके जो एनाटॉमिकल हिस्से हैं उसी आधार पे इसे तीन भागों में बांटा है। मानव का जो कर्ण है उसे उसकी जो शारीरिकी है उसके आधार पे तीन भागों में बांटा है। सबसे पहला है बाह्य कर्ण, दूसरा है मध्य कर्ण, और तीसरा जो भीतर का भाग है, सबसे भीतरी भाग, उसे अंतःकर्ण कहते हैं। अंतःकर्ण कहते हैं। तो कान के जो तीन महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो है बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बात करते हैं सबसे पहले बाह्य कर्ण की। बाह्य कर्ण में दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। एक वह भाग जो हमें बाहर से दिखाई देता है, हमारा जो ये बाहर से जो भाग नज़र आ रहा है वो भाग है, और दूसरा एक नलिकाकार संरचना होती है। जो बाहर जो हमें नज़र आ रहा है उसे पिन्ना कहते हैं, उसे कर्ण पिन्ना या ऑरिक्यूला कहते हैं। ऑरिक्यूला कहते हैं। सबसे बाहरी भाग जो हमें बाहर से नज़र आ रहा है उसे पिन्ना या ऑरिक्यूला कहते हैं। ऑरिक्यूला जो है यह मनुष्य में अचलायमान होते हैं, गतिशील नहीं होता, इसे हम मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो कर्ण पल्लव पेशियाँ होती है वो पेशियाँ अवशेषी होते हैं। बहुत एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है कि हमारे जो कान की जो पेशियाँ होती है, कर्ण पल्लव पेशियाँ जो है, ये पेशियाँ अवशेषी होती है। पेशियाँ अवशेषी यानी कि ये केवल नाम मात्र की है, कार्यशील नहीं होती है। जब ये पेशियाँ काम ही नहीं करेगी तो हमारा जो कर्ण है उसे हिला भी हम नहीं सकते। बाकी जो अन्य मैमल्स है, स्तनधारी है, जैसे गाय, भैंस, इन सब में जो पेशियाँ होती है इसकी पिन्ना की वो गतिशील होती है। इसलिए हम देखते हैं कि गाय, भैंस जो है वो अपने कानों को हिला सकती है, लेकिन मनुष्य अपने कानों को हिला नहीं सकता। बाह्य जो कर्ण है उसे हिला नहीं सकते हैं। इसमें एक छोटी गुहा नज़र आती है, कान में एक गुहा नज़र आती है। उस गुहा वाले भाग को कोंका या कोंचा कहते हैं। कोंका कहते हैं। ठीक है, ये जो भाग है, ये जो बाह्य कर्ण का ये जो हिस्सा है, पिन्ना या ऑरिक्यूला जो है, वो ध्वनि तरंगों को इस तरह इस गुहा से होते हुए पर्दे तक पहुंचाने का कार्य करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है कौन? पिन्ना करता है। ठीक है, पिन्ना जो है वो अधिकतर केवल मैमल्स में पाया जाता है, बाकी अन्य जो जीव है उनमें पिन्ना नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना। तो पहला भाग बाह्य कर्ण का हमने देखा, पिन्ना या ऑरिक्यूला। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा बाह्य कर्ण का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग, एक जो नलिकाकार ये जो भाग है, इस नलिका को बाह्य कर्णकुहर कहते हैं। बाह्य कर्णकुहर कहते हैं। बाह्य स्वर्ण कुहर या बाह्य कर्णकुहर। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये जो कर्ण है इसकी जगह श्रवण लिखा होगा, तो बात एक ही है, श्रवण भी सुनने से संबंधित है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस इसका नाम है। ठीक है, ये जो एक है नलिकाकार भाग है, ये जो नलिका है एकदम सीधी नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी टिल्टेड या थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। यानी कि आप कान से देखें तो आप सीधे पर्दे को नहीं देख सकते हैं। अगर ये जो नली है वो एकदम सीधी होती तो हमें पर्दा सीधा नज़र आता, लेकिन वो नज़र
नहीं आता है, ध्यान रखना। ये जो बाह्य कर्णकुहर है, इस बाह्य कर्णकुहर में दो विशेष तरह की संरचनाएं पाई जाती है। पहली बात तो इसमें बहुत छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, रोम, बाल, हेयर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रंथियां इसमें पाई जाती है जो श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। इन ग्रंथियों को सीरूमिनस ग्रंथि कहते हैं, सीरूमिनस ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, सीरूमीन ग्रंथियां या कर्णमोम ग्रंथियां कहते हैं। यह जो ग्रंथियां हैं वो सीरूमीन नामक एक मोम जैसा पदार्थ स्रावित करता है। कैसा? मोम, वैक्स जैसा एक पदार्थ का श्रावण करती है। और ये जो वैक्स जैसा पदार्थ है, मोम जैसा चिपचिपा और बहुत ही अनप्लीजेंट, दुर्गंध कह सकते हैं, एक बहुत ही दुर्गंध युक्त कड़वा पदार्थ होता है। कैसा होता है ये? दुर्गंध युक्त होता है। इसका फायदा क्या है? क्योंकि हमारा जो कान होता है उस पर किसी तरह की, इस गुहा पर किसी तरह का कोई ढक्कन, कोई किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो यहाँ से कुछ छोटे जीव, छोटे कीट जो है वो भीतर आ सकते हैं और हमें किसी तरह से परेशान कर सकते हैं या पर्दे को नुकसान कर सकते हैं। कान का जो पर्दा जिसे हम बोलते हैं उसे वो काट सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो ग्रंथियां हैं, सीरूमिनस जो ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां सुरक्षात्मक कार्य करती है। इनसे ये जो निकलने वाला ये जो दुर्गंध युक्त कड़वा वैक्स मोम जैसा ये जो पदार्थ है, ये वास्तव में कीटों को दूर रखने का, प्रतिकर्षण करने का कार्य करता है कि कीट उस दुर्गंध की वजह से दूर के दूर ही रहते हैं, भीतर प्रवेश करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इस तरह इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये सुरक्षात्मक कार्य करती है हमारे कान के पर्दे का। ठीक है, बाह्य कर्ण जो है वो यहाँ इस पर्दे पर समाप्त होता है। ठीक है, जिसे टिम्पैनिक झिल्ली कहते हैं हम, साइंटिफिक भाषा में इसका जो नाम है वो है टिम्पैनिक झिल्ली। टिम्पैनिक झिल्ली कहते हैं इसे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनिक झिल्ली इसे कहते हैं। ठीक है, जिसे हम सामान्य भाषा में कान का पर्दा कहते हैं, कान का पर्दा। ठीक है, ये पर्दा करता क्या है? जो ध्वनि की जो तरंगे आ रही हैं, उन ध्वनि तरंगों से ये कंपायमान होता है, इसमें कंपन होता है। और ये ध्वनि का जो कंपन है वो आगे मध्य कर्ण की जो अस्थियां हैं उनके द्वारा अंतःकर्ण में पहुंचता है। तो इस तरह पर्दा ये जो कंपन करता है, ये कंपन ही आगे पहुंचाने का, इन्हें पहुंचाने का कार्य जो है पर्दा द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के उन कंपनों को आगे पहुंचाने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए जो सबसे पहला महत्वपूर्ण भाग है वो है टिम्पैनिक झिल्ली। ठीक है, ये जो टिम्पैनिक झिल्ली है, इस टिम्पैनिक झिल्ली का जो बाहरी भाग है वो त्वचा का बना होता है, जो त्वचा हमारी होती है उसी से बना होता है। और इसका जो भीतरी भाग है वो श्लेष्मा झिल्ली का बना होता है, श्लेष्मा झिल्ली का बना होता है। इसका बाहरी भाग त्वचा से बना है और इसका भीतरी भाग जो है वो श्लेष्मा झिल्ली से बना है, इसका भीतरी भाग। ठीक है, पर्दे का बाह्य भाग त्वचा का और इसका भीतरी भाग श्लेष्मा झिल्ली से बना होता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ जो है बाह्य कर्ण समाप्त होता है, बाह्य कर्ण। इसके बाद जो संरचना आती है, उसके बाद का जो ये भाग जो है इस तरह हमने बना रखा है, इसे कहते हैं मध्य कर्ण। दूसरा ये जो भाग है ये मध्य कर्ण है। ठीक है, जो एक टिम्पैनिक गुहा में होता है, टिम्पैनिक गुहा का बना होता है। ये जो खाली जगह है, एक गुहा, एक गड्ढा बना हुआ है, हमारी जो टेम्पोरल बोन है कान के पास की, उस कान के पास की टेम्पोरल गुहा में एक गड्ढा है, यूं कहें, या एक गुहा है, खाली जगह है। ठीक है, उस खाली जगह को, ये जो खाली जगह यहाँ नज़र आ रही है आपको, ये पूरी, इस खाली जगह को टिम्पैनिक गुहा कहते हैं। टिम्पैनिक गुहा, टिम्पैनिक गुहा कहते हैं, टिम्पैनिक कैविटी। इस टिम्पैनिक गुहा में 3 महत्वपूर्ण अस्थियां पाई जाती है। ठीक है, टिम्पैनिक गुहा जो है उसमें 3 अस्थियां पाई जाती है।
इन अस्थियों के नाम आपको क्रम से याद रखने हैं। एग्जाम में ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि किस क्रम में, बाहर से भीतर की ओर या भीतर से बाहर की ओर किस क्रम में होती है। तो यहाँ जो सबसे बाहर की जो हड्डी होती है, जो यहाँ ये जो मैंने बना रखी है, कुछ हथौड़े जैसे आकार की होती है। हैमर, हथौड़ा, जैसे हथौड़ा नजर आता है, लगभग कुछ ऐसे ही आकार की होती है हड्डी। इस हड्डी को मेलियस कहते हैं। ये जो हड्डी है इसका नाम है मेलियस। ठीक है, सबसे पहली जो अस्थि है उसका नाम है मेलियस। सबसे पहली अस्थि मेलियस है जो हथौड़े के आकार की होती है। इसके बाद में जो दूसरी अस्थि है उसे इंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंकस। दूसरी जो अस्थि है उसे इंकस कहते हैं। यह जो इंकस है वो निहाई के आकार की होती है। निहाई, आपने कभी मोची अगर देखा हो तो मोची जब जूते को ठीक करता है तो उसके पास एक लोहे का एक विशेष तरह का औजार होता है रखा हुआ, उसके ऊपर वो रख कर अपने जूते वगैरह जो भी कर रहा है उनको ठीक करता है। तो वो जो 3 तिकोने पदार्थ कुछ निकले हुए वाला जो भाग है, जो संरचना जो काम में ली जाती है मोची द्वारा, उसे निहाई कहते हैं। और ये जो हड्डी है इंकस, ये लगभग उसी आकार की होती है, निहाई के आकार की। तीसरी जो संरचना है, तीसरी जो हड्डी है उसे स्टेपिस कहते हैं। तीसरी अस्थि का नाम है स्टेपिस या स्टेपिस। ठीक है, तीसरी अस्थि। तो यह जो अस्थि है ये घोड़े के जीन का जो रकाब होता है उसके आकार की होती है। किस आकार की होती है? घोड़े का जो उसकी पीठ पर जो रखा जाता है बैठने के लिए उसे जीन कहते हैं। और उस जीन पर एक चमड़े से लगी हुई एक लोहे की संरचना लटकी होती है जिसमें पैर रख के हम उस पर बैठते हैं। तो वो जो इस तरह ये जो पैर रखने की जो संरचना होती है जिस पर हम पैर रखकर घोड़े पर बैठते हैं, इस संरचना को कहते हैं रकाब। क्या कहते हैं? रकाब। और ये जो हड्डी होती है स्टेपीज, ये इस रकाब के आकार की होती है। कैसी होती है? घोड़े का जो जीन होता है उसका जो रकाब होता है उस रकाब के आकार की होती है यह स्टेपीज। ठीक है, यहाँ एक जनरल साइंस का एक क्वेश्चन ये होता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी यही होती है, स्टेपीज। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया स्टेपीज। हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि या हड्डी है तो वो है स्टेपीज। ठीक है, तो हमारे 2 कान होते हैं तो 1 2 इसी तरह ये 6 हड्डियां हो जाएंगी। एक कर्ण में 3 और दूसरे कर्ण में इसी तरह की 3। तो इनका जो क्रम है आप MIS मिस करके याद कर सकते हैं। मिस है ना, मध्य कर्ण में 3 अस्थियों के नाम MIS, मिस। ठीक है, मिस आप उससे याद कर सकते हैं, मेलियस इंकस स्टेपीज, मेलियस इंकस स्टेपीज। ठीक है, तो मध्य कर्ण जो है वो टिम्पेनिक गुहा में पाया जाता है जिसमें 3 कर्ण अस्थिकाएं पाई जाती है। 3 ईयर ऑसिकल्स होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। मेलियस जो है हथौड़े के आकार की, इंकस जो है वो निहाई के आकार की, और स्टेपिस घोड़े का जो रकाब होता है उस रकाब के आकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो टिम्पेनिक गुहा है वास्तव में बंद नहीं होती है। इस टिम्पेनिक गुहा में एक नली बाहर निकलती है, एक नलिका बाहर निकलती है, और ये नलिका यहाँ से गुजरती हुई हमारे फेरिंग्स में जाकर खुलती है। कहाँ खुलती है? फेरिंग्स में आके खुलती है, ग्रसनी में आकर खुलता है, फेरिंग्स में खुलती है। कौन? ये एक नलिका। ठीक है, कहाँ? टिम्पेनिक गुहा में होती है एक नलिका जो आकर खुलती है हमारे फेरिंग्स में खुलती है। इस फेरिंग्स में खुलने वाली ये जो नलिका है, इस नलिका को यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। यूस्टेकियन नलिका या यूस्टेचियन भी होगा कई बार, यूस्टेचियन नलिका कहते हैं। ठीक है, ये नली बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इस पर्दे के सुरक्षा के लिए। कैसे? क्योंकि कान जो है वो लगातार वाइब्रेशन करता रहेगा, उसके वाइब्रेशन की वजह से ये जो गुहा है टिम्पेनिक गुहा, इसके दाब में जो है वो अंतर आ सकता है। क्योंकि बाहर का वायुदाब है जो वातावरण का वो है, और यहाँ का वायुदाब अलग हो सकता है।
इसको बराबर बनाए रखने के लिए, बाहर से हमारे भीतर के इस टिम्पेनिक गुहा के दाब को बनाए रखने के लिए ये यूस्टेकिन नलिका पाई जाती है। क्योंकि हमारा जो फेरिंग्स वाला भाग है वो खुला ही रहता है, लगभग हमेशा गैसों के आदान प्रदान के दौरान खुला ही रहता है। तो ऐसे में हवा इधर से प्रवेश करके यहाँ, ठीक है, और यहाँ साधारणतः वातावरण में है, तो इससे होगा क्या कि दोनों तरफ का जो वायु दाब है वो बराबर बना रहेगा, हमेशा दोनों तरफ से बराबर बना रहता है। अच्छा, हम साधारणतः ऐसा कभी आप करके देखना, इस चीज़ का आपको सीधे ही पता चल जाएगा कि हाँ ऐसी कोई नली होती तो है। आप अपनी नाक और मुंह बंद कर हवा बाहर छोड़ने की कोशिश करो, नाक और मुंह दोनों को बंद कर लो और हवा बाहर छोड़ने की कोशिश करो। आपको कान का पर्दा बाहर निकलता हुआ देखेगा, आपको कान से हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि आपने नाक और मुंह दोनों तो कर लिए बंद। ऐसे में वो हवा जो अब आप बाहर फेंकना चाह रहे हो, वो हवा जाएगी कहाँ? यूस्टेकिन नलिका से इसमें आ जाएगी, टिम्पेनिक गुहा में। और टिम्पेनिक गुहा जो है इस पर्दे पर दबाव लगाएगी बाहर, तो आपको महसूस होगा जैसे हवा पर्दे पर दाब डाल रही, ठीक है। तो इससे आप सीधे सीधे बगैर देखे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी महसूस कर सकते हैं कि ऐसी कोई नली ज़रूर है हमारे, जो नाक और मुंह बंद करने के बाद में भी हवा कहीं और जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ मध्यकर्ण देखा। मध्यकर्ण में हमने देखा 3 कर्ण अस्थिकाएँ, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। इसके अलावा एक और संरचना है यूस्टेकिन नलिका, यूस्टेकिन नलिका जो फेरिंग्स में आके खुलती है, ठीक है, फेरिंग्स में आके खुलती है। ये जो कर्ण अस्थिकाएँ जो है मेलियस, इंकस, स्टेपीज, क्या इनका महत्व है वो देखो। हमारा जो कान का पर्दा है, जो वायु से जो हमारी जो ध्वनि जो आई, उस ध्वनि के जो कंपन थे यहाँ पर्दे पर आकर टकराते हैं, पर्दा भी उससे क्या होता है, कंपन करता है, हिलता है। जब पर्दा यहाँ से हिलेगा, पर्दे हिलने से ये जो हड्डियाँ हैं इनमें भी क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। हम सब जानते हैं कि ध्वनि की जो तरंगे होती है वो सबसे तेज होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में, उससे कम होती है गैस में, और निर्वात में बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ तो हवा थी, इसमें ध्वनि का जो कंपन है वो कम होगा, लेकिन जैसे ही ये जो ठोस हड्डियों से पहुँचेगा तो वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, थोड़े बढ़ जाएंगे, पहली चीज़। दूसरा एक और चीज़ फ़ायदा है, इस पर्दे के हिलने से ये जो है ये भी सारी की सारी हिलेंगी, ठीक है। और यहाँ होता है एक विंडो, जिसे ओवल विंडो, अंडाकार विंडो कहते हैं, अंडाकार खिड़की कहते हैं, ठीक है। तो ये कंपन यूं अंडाकार खिड़की तक पहुँचेंगे। क्योंकि अंडाकार खिड़की जो है वो छोटी होती है, पर्दा जो है आकार में बड़ा होता है। ऐसे में ये जो कंपन अगर थोड़े भी होंगे तो यहाँ कंपन जो है वो ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो कम है, ये कंपन थे वो यहाँ बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। और कंपन लगभग, ये जो इन हड्डियों की वजह से कंपन लगभग 22 गुना बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लगभग 22 गुना बढ़ जाते हैं कंपन, ठीक है। तो एक तरह से ये जो ध्वनि की जो कंपन आ रहे थे उन्हें एम्पलीफाई करने का कार्य करते हैं, उनका आवर्धन करने का, एम्पलीफाई करने का कार्य करता है। जैसे हम हमारे ध्वनि के एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर्स यूज करते हैं, आवाज़ को तेज़ करने के लिए एम्पलीफायर यूज करते हैं, लेकिन ये एम्पलीफायर हमारे नेचुरल एम्पलीफायर है जो हमारे कान में लगे हुए हैं, ठीक है। जो थोड़ी ध्वनि भी है तो उसे ये यहाँ आकर बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने यहाँ बाह्य कर्ण देखा, उसके बाद में मध्य कर्ण पढ़ा। मध्य कर्ण में हमने अस्थिकाएँ और यूस्टेकिन नलिका के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो तीसरा भाग जो है इसका वो है अंतःकर्ण। क्या है? अंतःकर्ण, जो बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, क्योंकि यहाँ जो ध्वनि तरंगे आई है उन सब ध्वनि तरंगों को प्राप्त करना और उन तरंगों को रसायनों द्वारा उसे वैद्युत जो आवेग में बदलकर और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही एक और संरचना है जो हमारे शारीरिक संतुलन को बनाए रखने से संबंधित है। आइए अब इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, यहाँ जो अंतःकर्ण जो होता है, अंतःकर्ण वो 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अंतःकर्ण 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर जो ये संरचना आपको नजर आ रही है, इसे वेस्टिबुलर तंत्र कहते हैं,
क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर तंत्र कहते हैं, वेस्टिबुलर तंत्र कहते हैं। और दूसरा ये जो कुंडलित भाग है, जो नलिकाकार भाग, नलिका है जो है कुंडलित दिख रही है, इसे कॉक्लिया कहते हैं, कॉक्लिया कहते हैं। ठीक है, तो अंतःकरण जो होता है दो तरह के तंत्रों से, दो तरह की संरचनाओं से मिलकर बना है, वेस्टिब्यूलर तंत्र और दूसरा है कॉक्लिया, कॉक्लिया। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इस कॉक्लिया की जो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉक्लिया जो है ये सुनने से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? सुनने से संबंधित है। हम जो सुन पा रहे हैं, जो हम आवाज़ सुन पा रहे हैं, वो सुनने में जो हमें मदद कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये कॉक्लियर तंत्र करता है। वास्तव में ये जो पूरा अंतःकरण है, पूरा का पूरा जो है वो बोनी स्ट्रक्चर होती है। किसकी? हड्डी, अस्थि की बनी हुई संरचना होती है। किसकी? अस्थि की। और इन अस्थियों में कुछ कुछ जगह नलिकाकार नलियाँ या गुहाएं, टनल्स पाए जाते हैं। आप कह सकते, जैसे कुछ जगह पहाड़ों में जैसे टनल होते हैं, वैसे ये हड्डियों का पहाड़ है और उस पहाड़ में जगह जगह बस कुछ टनल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कुछ सुरंगें बनी हुई है, आप यूँ कह सकते हो। और उन सुरंगों में, ये जो मैंने नीले रंग से बना रखी है, उन सुरंगों में कुछ झिल्लीनुमा नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। ये सब की सब नलिकाकार संरचनाएं उसमें रहती है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे ये एक पेन से आप समझ सकते हो। जैसे हम पेन जो यूज़ करते हैं, पेन वास्तव में जो पेन का जो बाहरी भाग है, जो खोखला जो भाग होता है, वो आप एक टनल समझ लीजिए, उसे एक गुहा समझ लीजिए। ठीक है, उस गुहा में जो है एक रिफिल होती है। रिफिल, आप इस नीली जो संरचना बना रहे हैं, एक झिल्ली नुमा जो तंत्र है, उसे आप रिफिल समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या होगा? आप देखो यहाँ तीन, अपने आप में तीन कक्ष बन जाते हैं, एक रिफिल वाला दूसरा और एक बाहर की तरफ तीसरा। इस तरह जो है ये तीन विशेष तरह के टनल्स में, तीन विशेष तरह के भागों में बट जाता है। ठीक है, ये जो संरचनाएं हैं उसे लैबिरिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को हम सम्मिलित रूप से लैबिरिंथ कहते हैं, लैबिरिंथ कहते हैं। ठीक है, ये जो टनल है, जो हड्डी से बना हुआ जो भाग है, जो ये मैंने लाल रंग से डॉट 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 करके बना रखा है, ये हड्डी की वजह से बनी हुई एक सुरंग है और हड्डी से बन रही है, इसलिए इसे बोनी लैबिरिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनी, अस्थिल बोनी लैबिरिंथ कहते हैं। और इसके भीतर जो ये झिल्लियों का जो एक नलिकाकार भाग बन जाता है, इसके भीतर उस झिल्ली के नलिकाकार भाग को, चूंकि झिल्ली से बना है इसलिए इसे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं। ठीक है, तो जो नली बनी है हड्डी के भीतर उसे बोनी लैबिरिंथ, अस्थिल, और इसके भीतर जो ये जो भाग एक झिल्ली प्रवेश कर जाती है, जैसे पेन में एक रिफिल होती है, वैसे ही उसे मेम्ब्रेनस, क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं। ठीक है, झिल्लीनुमा लैबिरिंथ उसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये जो कॉक्लिया जो बना, ये जो नीचे कॉक्लिया है जो सुनने से संबंधित है, उसमें लगभग 2.5 कुंडल पाए जाते हैं। यानी कि ये जो कोक्लिया होता है वो कुंडलित होता है। कैसा होता है? कुंडलित होता है। यहाँ मैंने जैसे अभी तो एक ही कुंडल बनाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये टोटल कितने कुंडल होंगे? लगभग इसमें 2.5 कुंडल पाए जाते हैं। कितने कुंडल पाए जाते हैं? 2.5 कुंडल इसमें पाए जाते हैं। और ये जो लास्ट वाली हड्डी है स्टेपिज, ये स्टेपिज इस कॉक्लिया के जो पहली जो विंडो होती है उसमें आकर खुलता है। इस विंडो को, यहाँ जो ये विंडो है, इस विंडो को अंडाकार खिड़की कहते हैं, ओवल विंडो कहते हैं। अंडाकार खिड़की या ओवल विंडो इसे कहते हैं। और जो ये स्टेपिज है वो यहीं आकर
इससे जुड़ती है। तो इसका कंपन जो है इस अंडाकार खिड़की को भी कंपायमान करता है, और इसके कंपन की वजह से इसके भीतर जो द्रव भरा है उस द्रव में भी कंपन होता है। देखो अब ये जो कॉक्लिया है इसको समझने के लिए इसका यहाँ से टीएस लेते हैं, यहाँ से एक सेक्शन काटते हैं। इसका यहाँ से इतना जो सेक्शन जब काटते हैं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। मैं यहाँ बनाता हूँ इसका चित्र। जब इसका यहाँ से इसका सेक्शन जब काटा जाता है तो कॉक्लिया जो है वो कुछ इस तरह नज़र आता है। कॉक्लिया जो है वो कुछ ऐसा नज़र आने वाला है। इसमें 3 झिल्लियाँ दो झिल्लियाँ होंगी, और इन 2 झिल्लियाँ जो इसका बाहरी भाग है जो तो हड्डी से बना हुआ है, सारा इसका भाग हड्डी से बना हुआ है। इस हड्डी के भीतर 2 झिल्लियाँ बनी हुई है, और इन 2 झिल्लियों की वजह से ये जो भाग है ये 3 कोष्ठों में बट गया, 3 चैम्बर्स में बट गया। देखो यहाँ चैम्बर 1, ये दूसरा चैम्बर और ये तीसरा चैम्बर। कितने चैम्बर बन गए? 3 चैम्बर बन गए। किन की वजह से? ये जो 2 झिल्लियाँ हैं इसकी वजह से। इसमें जो पृष्ठ की झिल्ली होती है, जो ऊपर की जो झिल्ली होती है उसे राइजनर्स झिल्ली कहते हैं। राइजनर्स झिल्ली कहते हैं। और जो ये भीतर की झिल्ली है, नीचे की जो बेस की है, आधार की जो झिल्ली है उसे आधारी झिल्ली, बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। आधारी झिल्ली, आधार में है तो आधारी झिल्ली, ऊपर जो पृष्ठ में है तो उसे राइजनर्स झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये जो भाग है ये तो हड्डी का है, बोनी भाग। ठीक है, अब जो ये जो 3 चैम्बर बन गए, जो इसमें जो ये 3 कोष्ठ बन गए, इन 3 कोष्ठों को, जो सबसे ऊपर जो कोष्ठ बना, ये जो खाली भाग बना, एक गुहा जो बनी, उसे स्केला वेस्टिब्यूली कहते हैं। स्केला वेस्टिब्यूली। ऊपर जो पृष्ठ में जो है 3 चैम्बर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जो पहला जो चैम्बर ऊपर जो पृष्ठ में है उसे स्केला वेस्टिब्यूली कहते हैं। ये वाला, ये क्या है? स्केला वेस्टिब्यूली कहलाता है। जो बीच का है, जो वास्तव में ये झिल्लियों की वजह से बना है, आप पेन और रिफल वाली बात हो, जो रिफल के अंदर जो भाग है वो वाला ये है। ठीक है, इसे स्केला मीडिया कहते हैं। स्केला बीच में है, मिडिल में है तो मीडिया, मिडिल का भाग है इसलिए इसे स्केला मीडिया कहते हैं। और जो बाहरी भाग है जो नीचे आधार में है, ये वाला जो है, ये जो तीसरा है, इसे स्केला टिम्पेनी कहते हैं। स्केला टिम्पेनी कहते हैं। स्केला टिम्पेनी कहते हैं। तो देखो यहाँ 2 झिल्ली, राइजनर झिल्ली और आधारी झिल्ली की वजह से 3 कोष्ठ बन जाते हैं। ऊपर वाला जो गुहा है उसे स्केला वेस्टिब्यूली, बीच में है स्केला मीडिया, और जो भीतर है उसे, नीचे जो है आधार में, उसे स्केला टिम्पेनी कहते हैं। देखो अब नेक्स्ट, इसमें जो ये जो बाहर की तरफ है, वास्तव में आप ऐसे समझो वही पेन के भीतर रिफल, तो रिफल के चारों ओर का पेन का जो भाग है वो वास्तव में ये दोनों हैं। ठीक है, पेन था, खोखला था, उसमें जब रिफल डाल दी तो अपने आप में 3 चैम्बर बन गए। तो जो पेन का भाग है वास्तव में वो तो एक सा ही है। आप इसको और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। इसमें तो एक रिफल चली गई, इसकी वजह से 2 भाग बट गए, आप तो ऐसे समझो। अब चूंकि स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनी एक ही भाग है, तो इसमें जो द्रव भरा होता है वो द्रव भी एक ही होता है। स्केला वेस्टिब्यूली में जो द्रव होता है उसे पेरीलिम्फ कहते हैं। तो ये जो बाहर है इसके नीचे की तरफ स्केला टिम्पेनी, तो उसमें भी क्या होगा? पेरीलिम्फ ही होगा। ठीक है, अंदर जो ये स्केला मीडिया है उसमें जो द्रव भरा होता है वो एंडोलिम्फ होता है। कौन सा होता है? एंडोलिम्फ द्रव इसमें भरा होता है। ये जो पूरा भाग है ये ऐसा ही होता है, आप ऐसे समझो। न केवल कॉक्लिया बल्कि जो वेस्टिबुलर तंत्र है उसमें भी ऐसा है। जितनी भी ये नलिकाएं बनी हैं उन सब नलिकाओं में जो बाहर जो द्रव भरा है वो पेरिलिम्फ होगा,
और जो भीतर जो झिल्लियों का तंत्र है उसके अंदर कौन सा होगा, एंडोलिम्फ। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, बाहर की तरफ मैंने जो रेड लाल रंग की जो डॉट बना रखी है वो क्या है, पेरिलिम्फ है, ठीक है। और जो भीतर ये जो नीले नीले डॉट डॉट लगा रखे हैं वो वास्तव में क्या है, एंडोलिम्फ है। क्या है, एंडोलिम्फ है। देखो अब जो ये जो कॉक्लियर तंत्र बना है, ये जो पूरा ये जो 2.5 कुंडल है ये इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये जो आधारी झिल्ली होती है, इस आधारी झिल्ली में कुछ विशेष तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। आधारी झिल्ली में कुछ विशेष तरह की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, जो बहुत सेंसरी होती है, संवेदनाएं ग्रहण करने की क्षमता रखने वाली संवेदी कोशिकाएं, जिन्हें रोम कोशिकाएं, हेयर सेल्स कहते हैं। संवेदी रोम कोशिकाएं इन्हें कहते हैं, संवेदी रोम कोशिकाएं, संवेदी रोम कोशिकाएं। और इन पे जो है कुछ इस तरह से छोटे छोटे कई तरह सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सेंसरी होते हैं। इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, इन हेयर सेल्स के ऊपर एक झिल्ली और पाई जाती है। ये जो रोम कोशिकाएं हैं, उन रोम कोशिकाओं पर एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को टेक्टोरियल झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टोरियल। टच से संबंधित है, टेक्टोरियल, टेक्ट, ठीक है। टेक्ट यानी टच होना, महसूस करना, टच से। तो टेक्टोरियल झिल्ली इस ऊपर और होती है, ठीक है। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। हमारे जो कान के जो ध्वनियाँ हमने जो प्राप्त की, जो कंपन प्राप्त हुई, वो वास्तव में ये संवेदी कोशिकाएं होती है जो इन्हें विद्युत आवेगों में बदल देती है। देखो कैसे, यहाँ बाह्य कर्ण से होते हुए, कर्ण कुहर से होते हुए जो ध्वनि के कंपन आ रहे हैं वो पर्दे तक आए, पर्दा उससे कंपायमान होता है। अब तक सारे के सारे ध्वनि कंपन ही होंगे। यहाँ हड्डी में जो है, ये जो 3 हड्डियां हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, इससे होकर ये ध्वनि कंपन आए। ये कंपन अंडाकार खिड़की से टकराए तो भी इसके कंपन बढ़ गए, लेकिन है ध्वनि के कंपन ही। इस ध्वनि के कंपन की वजह से बाहर का जो ये पेरिलिम्फ है, इस पूरे पेरिलिम्फ में कंपन होते हैं। इस तरह पूरे पेरिलिम्फ में कंपन होते हैं, ठीक है। इस पेरिलिम्फ में कंपन, देखो यहाँ पेरिलिम्फ जो है वो यहाँ पर भी होगा। स्केला वेस्टिबुली में पेरिलिम्फ है, स्केला टिम्पेनी में भी पेरिलिम्फ है। जब इसमें कंपन हो रहे हैं दोनों में, तो इन कंपनों की वजह से ये जो रोम है ये भी हिलेंगे। जब यहाँ कंपन होंगे तो इस तरह ये जो रोम कोशिकाएं हैं ये भी हिलेगी इस तरह, और इनके हिलने से ये जो टेक्टोरियल झिल्ली है, ठीक है, इनके ये टच होंगे, इनके साथ ही इनका संपर्क होगा, यहाँ घर्षण होगा, ठीक है। और इस संपर्क की वजह से यहाँ विद्युत आवेश बनता है। एक तरह से ये जो संकेत अब तक ध्वनि कंपन के रूप में थे वो अब वैद्युत आवेश में बदल गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बदल गए। आप ऐसे ये जो विद्युत संकेत में बदल गए, ठीक, आप सीधे शब्दों में कहें तो ये जो संकेत थे अभी विद्युत कंपन के, ध्वनि कंपन के, अब ये विद्युत में बदल गए, ठीक है। और ये जो विद्युत आवेश है, इनके साथ जो है यहाँ तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, स्वर्ण तंत्रिकाएं। ये जो है इन तंत्रिकाओं से होते हुए मस्तिष्क में पहुँचते हैं। तो इस तरह यहाँ इनसे जुड़ी हुई होती है तंत्रिकाएं। कॉक्लियर जो नर्व्स है वो नर्व्स यहाँ से निकलती है और ब्रेन तक पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? ब्रेन तक पहुँचती है, ठीक है। तो इस तरह हमें सुनाई देता है, और सुनाई देने के साथ साथ हमने इसके सारे भाग भी देख लिए। देखो कॉक्लिया को मैं फिर से बताता हूँ। ये जो है यहाँ से शुरू होता है कोक्लिया, अंडाकार खिड़की। कहाँ से? अंडाकार खिड़की से, जो स्टेपिस से जुड़ा होता है। फिर ये जो है 2.5 कुंडल युक्त इस तरह कुंडलित संरचना होती है, ठीक है, जिसके भीतर अंदर एक, बाहर जो है वो बोनी लैबिरिंथ होता है, भीतर जो है इसके मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, और इसकी वजह से 3 कोष्ठ बन जाते हैं इन 2 झिल्लियों की वजह से। जो बाहरी झिल्ली है उसे राइजनर्स झिल्ली कहते हैं, भीतर नीचे आधार की झिल्ली आधारी झिल्ली कहते हैं।
इसकी वजह से 3 कोष्ठ बन गए, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला टिम्पेनी और बीच में जो है वो स्केला मीडिया। स्केला मीडिया में जो आधारी झिल्ली है उसके ऊपर पाए जाते हैं रोम कोशिकाएं जिन पर सीलिया पाए जाते हैं, और इसके ऊपर ही एक झिल्ली और होती है जिसे टेक्टोरियल झिल्ली कहते हैं, और इन्हीं की वजह से हमें एक तरह से सुनाई देता है। ठीक है, तो ये जो संरचना है हमने समझी किसकी, कॉक्लिया की। ठीक है, कॉक्लिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा जो तंत्र है वो है वेस्टिबुलर तंत्र। वेस्टिबुलर तंत्र, तो कॉक्लिया सुनने से संबंधित है। वेस्टिबुलर तंत्र जो दूसरा हम अब पढ़ने जा रहे हैं, यह वेस्टिबुलर तंत्र हमारे शरीर के संतुलन से संबंधित है। हम जो सीधे खड़े हैं या जब हम चल रहे होते हैं तो गिरते नहीं हैं, जब दौड़ रहे होते हैं तब भी नहीं गिरते हैं, हम राउंड घूम रहे हैं तब भी हमारी बॉडी का संतुलन बना रहता है। तो हमें सही स्थिति बताने का काम यह करता है, वेस्टिबुलर तंत्र करता है। वेस्टिबुलर तंत्र करता है। देखो यहाँ एक चीज़ और मैं यहाँ साथ के साथ बता देता हूँ। ये जो अंडाकार खिड़की है उसी में ये जो नीचे जो भाग बच गया टिम्पेनी, वहाँ एक और खिड़की यहाँ नीचे पाई जाती है जिसे गोलाकार खिड़की कहते हैं। गोलाकार खिड़की कहते हैं। यह जो गोलाकार खिड़की है वो इन कंपनों को बचाए रखने का काम करती है, इन कंपनों को वेस्ट नहीं जाने देती, यहीं की यहीं रहते हैं कंपन। ठीक है, तो ये गोलाकार खिड़की का कार्य है। चलो ठीक है, अब जो दूसरा जो भाग हम यहाँ जान रहे हैं इस अंतःकरण का वो है वेस्टिबुलर तंत्र। वेस्टिबुलर तंत्र। वेस्टिबुलर तंत्र। वेस्टिबुलर तंत्र जो है इसमें ये जो 3 यहाँ आप देख रहे हो ये है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। 3 तो इसमें होती है अर्धवृत्ताकार। वृत्त तो पूरा गोल होता है लेकिन ये पूरे गोल नहीं होते, आधे ही होती है, इसलिए अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है इसमें। इनके भीतर तो एंडोलिम्फ होता है, इनके बाहर वही पेरिलिम्फ होता है। ये जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है वो जहाँ आकर मिलती है अंत में, वहाँ इनका फूला हुआ भाग होता है। वहाँ क्या होता है, फूला हुआ भाग। ये देखो यहाँ से तीनों हैं, तीनों जो निकल रही है वहाँ फूला हुआ भाग होता है। उस फूले हुए भाग को एम्पूला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पूला। फूला हुआ भाग एम्पूला कहलाता है। और चूंकि 3 एम्पूला है, 3 ही अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं और तीनों में विशेष संवेदी संरचनाएं होती है, उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी भी कितनी होगी, 3 ही होगी। ठीक है, 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है। इसके अलावा कॉक्लिया से साथ जुड़ी हुई जो संरचना होती है, कॉक्लिया के साथ जुड़ी हुई संरचना को सैक्यूलस और सैक्यूलस के साथ जुड़ी हुई जो संरचना है उसे यूट्रिक्यूलस या यूट्रिकल कहते हैं। तो वेस्टिबुलर तंत्र में 3 महत्वपूर्ण संरचना हो गई, सैक्यूलस, यूट्रिक्यूलस और 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। सैक्यूलस, यूट्रिक्यूलस और 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं इसमें होती है। अर्धवृत्ताकार नलिकाओं का जो भाग जहाँ से ये अंत में आकर मिलती है वो फूला हुआ होता है, उसे एम्पुला कहते हैं, जिनके अंदर विशेष संवेदी संरचनाएं होती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो इस तरह वेस्टिबुलर तंत्र की महत्वपूर्ण संरचनाएं हमने देखी। ये जो संरचनाएं होती हैं यूट्रिकुलस और सैक्यूलस, ये दोनों संरचनाएं स्टैटिक बैलेंस बनाने का कार्य करती है। स्टैटिक बैलेंस यानी कि जब हम स्थिर हैं, बैठे हुए हैं या सीधे खड़े हुए हैं या धीमी चाल जब हम चल रहे हैं, तो ऐसे में हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य यूट्रिकुलस और सैक्यूलस करती है। कौन करता है, यूट्रिकुलस और सैक्यूलस करता है। और जब हम बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं या राउंड घूम रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, तो उस समय हमारे शरीर का संतुलन करने का कार्य ये जो एम्पुला में जो ये क्रिस्टी होती है, या यूं कहें अर्धवृत्ताकार नलिकाएं भी आप कह सकते हैं, ये हमारे काइनेटिक बैलेंस बनाने का कार्य करती है। काइनेटिक बैलेंस
यानी कि जब हम गतिशील है, तो जब गतिशील अवस्था में भी हम गिरे नहीं, हमारा शरीर का संतुलन बना रहे, तो संतुलन को बनाए रखने का कार्य अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, जिसके अंदर एम्पुला के अंदर क्रिस्टी, वो करती है। ठीक है, तो इस तरह हमने संरचनाएं देखी वेस्टिबुलर तंत्र में, कौन कौन सी, सैक्युलस, यूट्रिकुलस और अर्धवर्ताकार नलिकाएं जो 3 होती है, जिनका बेसल भाग फूला हुआ होता है, जिसमें क्रिस्टी पाई जाती है। यूट्रिकुलस और जो सैक्युलस होते हैं, यूट्रिकुलस और सैक्युलस, इन दोनों में जो संवेदी संरचना होती है, उन संवेदी संरचनाओं को मैक्यूली कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्यूली कहते हैं, जो दोनों में एक एक पाई जाती है। तो इस तरह हमने देखा है कि वेस्टिबुलर तंत्र में 5 संवेदी संरचनाएं होती है टोटल। 3 क्रिस्टी होती है जो हमारे काइनेटिक बैलेंस, गतिशील अवस्था में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, और 2 होती है मैक्यूली। कितनी? 2 होती है मैक्यूली, जो स्टैटिक बैलेंस, स्थिर अवस्था में बैलेंस बनाने का, संतुलन बनाने का कार्य करती है। तो इस तरह बच्चों हमने आज मानव का जो कर्ण है, उसकी एनाटॉमी, उसकी जो शारीरिकी है, उसका अध्ययन किया। हमने देखा बाह्य कर्ण, इसके भाग, मध्य कर्ण, इसके भाग, और अंतःकर्ण के भाग हमने देखे। ठीक है बच्चों, तो आज का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आगे मेडिकल के एग्ज़ाम्स के लिए, नीट में बहुत बार पूछा जाता है, सीधे सीधे इसमें प्रश्न आते हैं, आपको अच्छी तरीके से इसे समझना है। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।